हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 21 ऑफ जुलाई एंड 21 ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको मेरी वीडियो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 10 दिन बाद मिलेगी, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है कि आपको वीडियो कब पहुंचाना है। क्लियर? ये मेरे हाथ में है कि आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको इंस्टेंटली, इमीडिएटली मेरा वीडियो मिलेगा। और ये वीडियो दिन में 12 बजे रेगुलर आता है। याद रखना, किसी दिन मिस हो सकता है, एक्चुअली क्या काम पड़ गया हो, ऐसा हो सकता है, बट आपको रेगुलरली दिन में 12 बजे वीडियो मिलेगा, जिसमें आपको इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, द हिंदू के इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे उसका एनालिसिस कराऊंगा। इवन डीपली बताऊंगा कि व्हाट इज द कंसिक्वेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज़। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे पीएम मोदी विल विजिट इन यूके एंड मालदीव्स। देखो, हमारे मोदी साहब अभी यूके और मालदीव्स कंट्री में जाने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। देन आफ्टर हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट। देखो, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आप मेरे लेक्चर से कंटिन्यूटी रखते हो तो डेफिनेटली आपकी नॉलेज इतनी एक्सपांड होनी है कि इन फ्यूचर आपको जो न्यूज़ आएगी वो बेसिक आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, इवन कंटिन्यू रखो। तो क्या है कि जब पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, 4 डेज का कॉन्फ्लिक्ट था, तो चाइना बड़ा सपोर्ट कर रही थी पाकिस्तान का, इवन कई सारा इनपुट दे रही थी बाई सैटेलाइट का यूज़ करके चाइना की वो इनपुट दे रही थी। और इंडिया को इस बात का पता था। इवन इंडिया ने बोला कि हम भी अपना सर्विलेंस स्ट्रॉन्ग करेंगे, इवन जो एनिमी कंट्री है उनको भी जवाब देने के लिए सर्विलेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो कि यूनियन बजट में $3.2 बिलियन अप्रूव भी कर दिया है, कितनी सैटेलाइट लॉन्च करी जाएगी और ये न्यूज़ में क्यों है, ओपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर मलेरिया वैक्सीन। देखो, अभी आईसीएमआर ने अभी मलेरिया वैक्सीन बना दी है। अब क्यों न्यूज़ में है, ये कौन सी वैक्सीन है, कौन से इन्फेक्शन से बचाएगी, वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर ईरान होल्ड टॉक विथ E3 ऑन न्यूक्लियर डील। देखो, ईरान अभी यूरोप की 3 कंट्री यूके, फ्रांस, जर्मनी के साथ मीटिंग करने वाले हैं और न्यूक्लियर डील क्या होगा, ये न्यूक्लियर डील क्या है वो अपन डिटेल में जानेंगे। देन आफ्टर ई साक्ष्य मोबाइल ऐप। देखो, आप जानते हो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया है। क्लियर? नए कानून आ गए हैं। इसी में एक मोबाइल ऐप भी है, ई साक्ष्य ऐप। अब ये ऐप क्या है, इसमें क्या होगा वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। चलते हैं। देखो, मोदी साहब विजिट इन यूके एंड मालदीव्स। पहले अपन यूके को समझते हैं। ये कब से, 23 ऑफ जुलाई से लेकर 26 ऑफ जुलाई तक ये 2 कंट्री में रहेंगे, यूके एंड मालदीव्स। अब अपन एक एक कंट्री समझते हैं कि यूके में क्या डिस्कस होगा। देखो, यूके यूनाइटेड किंगडम, हमारा उत्तराखंड नहीं है, ये यूनाइटेड किंगडम है। क्लियर? तो यूके में मोदी साहब जाने वाले हैं। जैसे आप जानते हो कि 3 साल से इंडिया एंड यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कशन चल रहा है। क्या चल रहा है? 3 साल से इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। इवन इसको फाइनलाइज करने के लिए, क्या करने के लिए, फाइनलाइज करने के लिए क्या होगा कि मोदी साहब जा रहे हैं यहाँ पर यूके। अब देखते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता क्या है? देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर हम तो न्यू हैं, हमें पहले ये बताओ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। मैं आपको सिंपल और कॉमेडी लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, अभी आप देख रहे होंगे कि यूएसए के प्रेसिडेंट एक ही चीज से खेल रहे हैं, जो है टैरिफ। क्या? टैरिफ, 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 टैरिफ। हर कंट्री जो दिखे, थोड़ी भी गलती करे, तेरे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। मतलब ब्राजील का तो मुझे समझ में ही नहीं आया, ब्राजील पर टैरिफ बताऊं क्यों लगाया। जो बोल्सोनारो जो थे, ब्राजील के प्रीवियस प्रेसिडेंट, लुल्ला से पहले। क्लियर? तो क्या था कि वो करप्शन चार्ज में जेल में है, इसी वजह से टैरिफ लगा दिया ब्राजील पर। क्या मतलब, कुछ भी। तो क्या है कि टैरिफ से क्या होता है कि 2 कंट्री के बीच में अगर टैरिफ लगेगा, नॉन टैरिफ और टैरिफ लगाया जाएगा, तो उससे क्या होता है, ट्रेड रिलेशन बिगड़ते हैं। क्योंकि क्या है, प्राइस महंगी होगी उस प्रोडक्ट की। अगर जैसे मानिए इंडिया ने यूके को एक्सपोर्ट किया कुछ और उस पर टैरिफ लगा दिया 20%, तो उसकी प्राइस बढ़ जाएगी यूके के अंदर और वो प्रोडक्ट की सेलिंग कम हो जाएगी, क्योंकि महंगा आदमी नहीं खरीदता। उसी चीज़ में यूके में मिल रहा है सस्ता, तो वो खरीदेगा। तो इसी को देखते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जब टैरिफ निल कर दिया जाए,
मतलब दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड को एनहांस करने के लिए टैरिफ बिल्कुल नहीं लगाएगी दोनों कंट्री के प्रोडक्ट एक दूसरी मार्केट में जा सकते हैं इजीली। वही प्राइस पर जो प्राइस यूके में मिलेगा प्रोडक्ट का, वही प्राइस इंडिया में भी मिलेगी। ऐसे ही इंडिया का प्रोडक्ट जो इंडिया में प्राइस होगी वही प्राइस यूके में मिलेगी। तो इससे क्या होता है कि मार्केट डाइवर्सिफिकेशन होता है, इवन ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन होता है, ट्रेड का एनहांसमेंट होता है बिटवीन बोथ कंट्री। तो यही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो क्या है कि 3 साल से डिस्कस चल रहा था यूके के साथ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना है बिटवीन यूके एंड इंडिया। अब यही देखते हुए मोदी साहब जाने वाले हैं। मोदी साहब फाइनलाइज करेंगे कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है जल्दी अपन यूके के साथ। इवन जो 99% ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ बोथ कंट्री benefited by signing और फाइनलाइजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 99% प्रोडक्ट का बेनिफिट होगा क्योंकि क्या है कि इससे ट्रेड एनहांस होगा। और क्या डिस्कस हुआ इसी के साथ, क्या है जैसे आपको मालूम है कि यूके और इंडिया के बीच में कुछ इशू थे जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करने में प्रॉब्लम दे रहे थे। पहला था विस्की, क्या है विस्की अभी तो नाम लेके गंदा काम है, क्लियर। विस्की जो लेता है तो अच्छी बात है, लीजिए आप। विस्की का इशू ये है कि यूके विस्की अच्छा बनाती है और इंडिया में क्या है कि अधिकतर लोग नॉन ड्रिंकर हैं, क्लियर, और अल्कोहल कम लेते हैं। तो विस्की एक तरह से ठीक है। तो विस्की का एक इशू था। दूसरा इशू था कार जो कि यूके है वो कार एक्सपोर्ट करती है, इवन कार अच्छी कार है यूके के पास। तो इंडिया का कहना था कि टैरिफ ज़्यादा लगाती है इंडिया कारों पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, तो ये भी रिजोल्यूशन हो जाएगा, क्लियर, इनका भी। एंड अदर प्रोडक्ट, कौन से अदर प्रोडक्ट, दीज 3 इशू विल बी रिजॉल्व आफ्टर साइनिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके। अब और क्या डिस्कस हुआ, देखो और डिस्कस हुआ है यूके के बीच में ट्रेड एंड वी कैन से इकोनॉमी, ट्रेड एंड इकोनॉमी, इवन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, क्लियर। देन आफ्टर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बाद एनर्जी, क्लाइमेट, इवन डिफेंस एंड सिक्योरिटी एंड पीपल टू पीपल टाइज, ये सारे इशू भी डिस्कस हुए इंडिया और यूके के बीच में, समझे मेरी बात को। तो ये सारे पॉइंट हैं जो कि हम मेंशन करके आ सकते हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप जानते हो कि अभी यूके मेंबर नहीं है किसका, यूरोपियन यूनियन का। जैसे ब्रेक्सिट आपको याद होगी कि यूरोपियन यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था, अब 27 मेंबर बचे हुए हैं। और आप जानते हो कि हमारी यूरोपियन यूनियन से भी डिस्कशन चल रहा है ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बट क्या इशू थे वहाँ पर, मैंने आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वहाँ था कार्बन टैक्स, क्या कार्बन टैक्स, और इसी को बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये क्या है, देखो यूरोप ने डिसाइड किया है कि जो भी प्रोडक्ट कार्बन इमिशन ज्यादा इमिशन करके बना होगा उस पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। इवन ये 2027 से स्टार्ट हो जाएगा यूरोपियन यूनियन में, क्लियर। और इंडिया इसी बात पर भटक गई क्योंकि इंडिया ने बोला कि हम तो स्टील बनाने में माहिर हैं और स्टील में आप जानते हो कार्बन इमिशन ज़्यादा होता है और यूरोप में ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है स्टील हमारा। तो इंडिया और यूके के बीच, यूरोपियन यूनियन के बीच यही डिस्कशन है। और यूके का समझ गए। अब मालदीव चलते हैं, अब मालदीव से पहुंचाते हैं मोदी साहब को। ये 26 जुलाई को मालदीव जाएंगे। कहां पर जाएंगे, मालदीव जाएंगे। और मालदीव में क्यों जा रहे हैं भाई, मालदीव के लोगों ने इनको बुलाया है। जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिजू, ये पहले थोड़े गलत चल रहे थे, इनको इंडिया ने लाइन पर ला दिया है। इनको इतना माल, मतलब इतना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है
और पैसा दिया है कि ये तुम भी मजे करो। इवन हमारी रीजनल लैंग्वेज में इसको पैसे को बोला जाता है माल। माल इनको मतलब ये कुछ भी खरीद सके। क्लियर। तो क्या है कि मोहम्मद मिजू जो प्रेसिडेंट है, अभी इंडिया और मालदीव के रिलेशन बिगड़ गए थे क्योंकि हमारे मोदी साहब लक्षद्वीप गए थे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसको लक्षद्वीप को प्रमोट करने के लिए। तो वहाँ के जो मिनिस्टर थे, मोहम्मद मिजू के जो मिनिस्टर थे, उन्होंने डेरोगेटरी कमेंट कर दिया था मोदी साहब के ऊपर ट्विटर पर, और इसी को देखते हुए इंडिया और मालदीव के रिलेशन बिगड़े। इवन मोहम्मद मिजू प्रो चाइनीज थे, प्रो चाइनीज, तो चाइना का ज़्यादा सपोर्ट और इंडिया के एंटी इंडिया। बट बाद में इनको अकल आई क्योंकि इनके यहाँ पर रिसेशन आ गया, एक तरीके से रिसेशन आ गया था, तो ये इंडिया के पास आए, हमें कुछ दो प्लीज़, लाइन ऑफ क्रेडिट दो, कुछ पैसा दो, यूपीआई भी दो, यूपीआई भी दिया, जाओ यूपीआई, लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया, तो ये अब थोड़े सही हो गए। क्लियर। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर मोहम्मद मिजू जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं, मालदीव्स में अभी इंडिपेंडेंस डे बनाना है, इंडिपेंडेंस डे। अब भाई क्वेश्चन बनता है कब इनका इंडिपेंडेंस डे होता है? 26 जुलाई को होता है। इवन ये 1965 में फ्री हुए थे, इनको कंट्री को फ्री करा था 1965, 26 जुलाई 1965, और इनका 60th इंडिपेंडेंस डे है, 60 इंडिपेंडेंस डे है, याद रखोगे। तो हमारे मोदी साहब को इन्होंने इनवाइट किया है एज अ वी कैन से गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर की तरह इनवाइट किया हमारे मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री को। और क्या डिस्कस हो सकता है? इवन ये डिस्कस करेंगे कंप्रेहेंसिव सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इवन आप जानते हो कि इंडिया का अभी एक प्लान है जिसको बोलते हैं सागर। अब ये सागर क्या है सर? ये तो नाम लग रहा है किसी बच्चे का, नहीं, इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन that country have a coastal area and connected to the nearby India, उनके साथ सभी के साथ डील करना है फॉर अ मैरीटाइम कॉपरेशन, दैट इज कॉल्ड अ सागर। क्लियर। HADR क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, ऑल्सो वन ऑफ द डिस्कशन पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। समझे मेरी बात को? ये कहानी है। इंडिया विल टाई विद ग्लोबल कंपनी फॉर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग। देखो क्या हुआ था कि जैसा आप जानते हो 4 डेज का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भाई सब ठीक है, पाकिस्तान की क्या औकात? क्लियर। हम तो पाकिस्तान को 2 मिनट में, बट इसमें एक इशू हो गया था। इशू क्या हो गया था कि एक इवेंट चल रहा था और उसमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, यहाँ नहीं, उसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल हमारे इंडिया के राहुल सिंह जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जो मैंने आपको पढ़ाई भी था प्रीवियस लेक्चर में, आपको याद होगा। राहुल सिंह जी ने बोला था कि जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो चाइना इनपुट दे रही थी, चाइना प्रोवाइडेड इनपुट ऑफ इंडिया डिप्लॉयमेंट, इंडिया डिप्लॉयमेंट और क्या, किसके डिप्लॉयमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर, इवन आर्टिलरी गन, अवर सोल्जर्स, इन सभी की इंफॉर्मेशन दे रही थी। इवन राहुल सिंह जी ने, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल ने, यह भी बोला था कि जब डीजीएमओ की मीटिंग चल रही थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तब भी चाइना इनपुट दे रही थी, बकवास तरीके से काम कर रही थी पाकिस्तान, वो चाइना और पाकिस्तान को इनपुट दे रही थी। भाई साहब ठीक है, अब हमें भी ऐसा करना है कि हमें भी सर्विलेंस, अब ये करके से रही थी इनपुट चाइना, ये सैटेलाइट का यूज करके कर रही थी, सैटेलाइट ऑफ सर्विलेंस वाली सैटेलाइट का यूज करके ये इनपुट दे रही थी पाकिस्तान को।
अब क्या हुआ भाई, अब इसी को देखते हुए कुछ टाइम पहले हमारे मोदी साहब ने और हमारी गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको बोलते हैं सर्विलेंस बेस्ड सिस्टम, और थर्ड, क्लियर, और इवन यूनियन बजट में इसको 1.3 बिलियन डॉलर का अप्रूवल भी दिया था, इवन फंड भी मिल चुका है 1.3 बिलियन डॉलर। अब ये है क्या सर, ये तो बताइए। देखो इसका मेन मोटिव है 52 सैटेलाइट, क्या, सर्विलेंस सैटेलाइट, कौन सी, सर्विलेंस सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च करना। क्या करना, स्पेस में लॉन्च करना 52 सैटेलाइट ऑफ द इंडिया फॉर सर्विलेंस पर्पस और दी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भी बोल सकते हैं। इवन ये हाई रिजोल्यूशन इवन इमेजिंग ऑफ द पर्टिकुलर अप टू 30 सेंटीमीटर तक की रेंज सकती है। इवन जो एनिमी के टारगेट होंगे उसको भी प्रिसाइज करेगी, क्लियर, एक्चुअल डेटा बताएगी हमें और सही जगह टारगेट हुआ है कि नहीं हुआ। बट ये 52 सैटेलाइट अकेले इसरो बनाएगी? नहीं, इसरो नहीं बनाएगी। इसरो बनाएगी कितनी? इसरो बनाएगी 21 सैटेलाइट लॉन्चिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द हैंड ऑफ इसरो, और 31 सैटेलाइट लॉन्चिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द प्राइवेट स्पेस कंपनी। कौन सी? प्राइवेट स्पेस कंपनी। अब सुनो, क्या है कि इसी को देखते हुए सैटेलाइट, और इवन नेक्स्ट ईयर से सैटेलाइट लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगी, और बाय 2029 तक 52 सैटेलाइट लॉन्च भी हो जाएंगी हमारे सर्विलेंस को एनहांस करने के लिए। अब ये न्यूज़ में क्यों आ रहा है सर जी, आप तो पुरानी चीज़ बता रहे हो? देखो ये न्यूज़ में इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या है कि अभी इंडिया ने कई सारी प्राइवेट कंपनी को इनवाइट किया, स्पेस प्राइवेट कंपनी को, कि आप आइए और हमसे टाई करिए, डील करिए कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे सकें फॉर द 32 सैटेलाइट दैट विल बी लॉन्च फॉर सर्विलेंस सिस्टम, क्लियर। तो क्या है कि एक कंपनी है मैक्सॉर टेक्नोलॉजी। कौन सी? मैक्सॉर टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, और इसी कंपनी को अभी डील मिली है। इवन इसकी कई सारी सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्पेस में हैंगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है अभी स्पेस में। तो यही कहानी है, इंडिया का सर्विलेंस सिस्टम को एनहांस करने के लिए यह काम किया जा रहा है, क्लियर, समझे, चलते बनाएंगे। मलेरिया वैक्सीन, देखो मलेरिया वैक्सीन अभी इंडिया ने बनाई है। इवन ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR ने बनाई है। इवन ICMR ने नहीं बनाई, इसका एक रीजनल सेंटर है जिसको बोलते हैं रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर। क्या है? रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, और ये कहां पर है? भुवनेश्वर में। कहां पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, क्लियर। इसी ने ये वैक्सीन बनाई है, और मलेरिया वैक्सीन है, इसका नाम है एडफेल्सीवैक्स। ये नाम है, इसका नाम याद कर लेना, एडफेल्सीवैक्स, क्लियर, ये नाम है। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये कौन सी वैक्सीन है? तो ये रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन है। कौन सी है? रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन। सर ये क्या होता है, ये कैसे काम करती है, ये भी जानना है हमें, क्लियर। तो इसको जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा मेरी वाणी, क्लियर। कौन सी वाणी? ये देखो, रिकॉम्बिनेंट DNA वैक्सीन काम कैसे करती है? क्या होता है कि जो जीन होते हैं, जो जेनेटिक कोड है, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जेनेटिक कोड, इसको इंसर्ट किया जाता है किसके अंदर? इंसर्ट स्पेसिफिक जेनेटिक कोड
इनटू होस्ट। होस्ट कौन है? बैक्टीरिया, फंगी। क्लियर? होस्ट होंगे बैक्टीरिया, फंगी। अब ये जैसे ही जेनेटिक कोड जाता है तो ये जो होस्ट होता है ये एंटीजन प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इट प्रोड्यूस एंटीजन। और ये एंटीजन जो प्रोड्यूस होता है इसी को निकाल के हम वैक्सीन बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। याद रखोगे, याद रखोगे, दैट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन। बट क्या क्वेश्चन बनता है इसमें कि सर इन्फेक्शन किस तरह के होते हैं मलेरिया के, ये कौन से इन्फेक्शन पर इफेक्टिव होगा? देखो मैं आपको बताता हूं, इसके 5 इन्फेक्शन है, आई थिंक 5 ही है। सबसे पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरियम। पहला तो ये है प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरम। क्लियर? ये इन्फेक्शन है, इसी इन्फेक्शन पर काम करेगी ये वैक्सीन। याद रखोगे? क्लियर? देन आफ्टर दूसरा इन्फेक्शन है पी ओबरिया। क्लियर? देन आफ्टर थर्ड है पी मलेरियाई। देखना प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कुछ डिफिकल्टी, डॉक्टरों के नाम है इनके कोई मतलब ही नहीं होते, दवाइयों के नाम जाने कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं ये वर्ड यार। ठीक है? पी ओबरे, पी मलेरी और पी मैं तो थोड़ा याद नहीं आ रहा मुझे, देख लेना आप इन्फेक्शन। बट मुझे इतना याद है कि प्लाज्मोडियम फैल्सीपोरियम इस इन्फेक्शन पर ये काम करेगी। क्लियर? इसी इन्फेक्शन पर मलेरिया वैक्सीन। मैंने बता दिया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन क्या होती है, ये कैसे काम करती है। क्लियर? अब बनाने के लिए कैसे बनाए, कैसे एंटीजन को अपन ने एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम दी होस्ट, ये मैंने आपको सब बता दिया। क्लियर? याद रखोगे? इवन पी ओबरी, पी मलेरी और ठीक है छोड़ो यार, मैं याद नहीं आ रहा। क्लियर? ईरान विल होल्ड टॉक ऑन न्यूक्लियर डील। देखो ईरान अभी न्यूक्लियर डील फिर से मीटिंग करने वाली है, क्योंकि आप जानते हो कि ईरान का जो इशू है ये सिर्फ ओनली न्यूक्लियर डील पर डटा हुआ है। वी कैन से होल्ड है। न्यूक्लियर डील डटा मतलब हमारे रीजनल लैंग्वेज में होल्ड को डटा हुआ बोलते हैं। डटा हुआ मतलब स्थिर, स्टेबल। क्लियर? तो न्यूक्लियर डील अगर साइन कर लेगी, वी कैन से यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगी। यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगी। इवन आप जानते हो, मैंने आपको कई लेक्चर बताया प्रीवियस लेक्चर में कि यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है कि अगर 2%, 3% यूरेनियम एनरिचमेंट करते हैं तो दैट इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस द न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर? वो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 90%, 95% यूरेनियम का एनरिचमेंट करते हैं तो दैट सिग्निफाई दैट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम बनाने की कगार पे हो, तो यही यूरेनियम एनरिचमेंट कर रही थी 95-80%। इसी बात को देखते हुए पूरा वर्ल्ड हिल गया कि इन पर न्यूक्लियर पावर आ गई, क्योंकि वेस्ट एशिया, मुझे लगता है कि जितना भी वेस्ट एशिया ये इनस्टेबल एरिया है, यहाँ पर ये आपस से लड़ते रहते हैं। अगर किसी पर न्यूक्लियर बम आ गया तो ये फेंक भी देंगे, और वो गलती से दे मत देना किसी को वेस्ट एशिया में, तो इसी को कंट्रोल करने के ईरान तो फेंक ही देगा। क्लियर? तो क्या है, इन पर कंट्रोल करने के लिए मीटिंग चल रही थी। इवन 4th मीटिंग भी होने वाली थी ओमान में, बट इससे पहले इसराइल ने कई सारी मिसाइलें दाग दी ईरान के ऊपर। इवन इसके बाद यूएसए ने भी न्यूक्लियर कुछ साइट पर अटैक किया था। हालांकि उसको क्लेम को गलत कर दिया, क्लेम को गलत ये कर दिया कि लॉस कुछ नहीं हुआ, जो कि न्यूक्लियर साइड है। इवन ईरान भी रेडी हो गई कि हाँ रेडी है। अब E3 क्या है, यूएसए इन्वॉल्व तो है नहीं। यूएसए ने बोल दिया कि अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो, मैं तो फिर बाद में देखूंगा। क्या है कि E3 क्या है, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी, ये 3 कंट्री यूरोप की एक मीटिंग करेंगी। क्या करेंगी? मीटिंग करेंगी विथ ईरान टू कंट्रोल ऑन यूरेनियम एनरिचमेंट। क्या? टू कंट्रोल ऑन यूरेनियम एनरिचमेंट। समझे मेरी बात को? तो इसी को देखते हुए क्या हुआ कि बात डिस्कशन होगा, देखते हैं क्या होते हैं। और ये तेहरान में होगी मीटिंग। तो कहाँ पर होगी? तेहरान में होगी। इवन एक स्नैप मैकेनिज्म है। स्नैप मैकेनिज्म क्या है, यूएनएससी ने जब इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया था ईरान पर, तो क्या उसमें एक प्रोविजन था, क्या है, स्नैप मैकेनिज्म। क्या कहते हैं? स्नैपबैक मैकेनिज्म। स्नैपबैक मैकेनिज्म क्या होता है? देखो स्नैपबैक मैकेनिज्म मैं बता देता हूं। जैसे अगर कोई
कोई भी कंट्री जिस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा यूएनएससी का और वो कुछ उसको रिलीफ मिल गया और फिर वो फिर से वही काम कर रही है, तो स्नैपबैक मैकेनिज्म का यूज करके उस पर फिर से लग सकती है क्या, इकोनॉमिक सैंक्शन। तो यही कहानी और कुछ ज्यादा नहीं है। तो मीटिंग होगी तब बताऊंगा। तमिलनाडु विल अडॉप्ट ई साक्ष्य ऐप। देखो जैसे आप जानते हो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जैसा आप जानते हो कि हमारे इंडिया में आईपीसी, इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी ये सारे नए आ गए हैं। क्लियर। हालांकि मैं रील देखता हूं तो कई सारे लोग वकीलों के लिए बड़ी डिफिकल्टी हो गई है कि सीआरपीसी पढ़ूं आईपीसी पढ़ूं। अधिकतर एडवोकेट तो यही कह रहे हैं कि पहले तो वो आईपीसी सीआरपीसी ने हटे, सरकार ने नए नए कानून ला दिए, नए प्रोविजन ला दिए, प्रोविजन वो छोड़ो। क्लियर। तो क्या है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक ई साक्ष्य ऐप बनाई थी। क्या बनाई थी? ई साक्ष्य ऐप। किसने? यूनियन होम मिनिस्टर ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने ई साक्ष्य ऐप बनाई थी। और इसमें क्या है? ये बनाई थी पुलिस पर्सनल के लिए, पुलिस पर्सनल के लिए। भाई क्यों? क्योंकि पुलिस के लिए क्या है कि एविडेंस कलेक्ट करना, इवन ऑडियो वीडियो विजुअल को भी कलेक्ट करना इसके अंदर, इवन विटनेस का स्टेटमेंट भी कलेक्ट करना। तो इस ऐप के अंदर सब कुछ हो सकता है, इवन फोटो भी अपलोड हो सकती है एट द क्राइम सीन। इवन क्लियर। तो क्या है, ये ऐप तो सक्सेसफुल है ही, बट अभी तमिलनाडु ने बोला है, जो एमके स्टालिन सीएम है तमिलनाडु के, कि हम भी इस ऐप को एडॉप्ट करेंगे टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ पुलिस ऑफ तमिलनाडु। क्लियर। ये कहानी है। ई साक्ष्य ऐप मोबाइल ऐप समझ गए। ई साक्ष्य मोबाइल ऐप क्या होगा? पुलिस पर्सन यूज करेंगे, जिसमें ऑडियो वीडियो इवन विटनेस का स्टेटमेंट और क्राइम सीन के फोटो भी अपलोड कर सकते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, फॉर फर्दर रिकॉर्ड होल्ड करने के लिए। क्लियर। तो यही कहानी है। इवन एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अच्छी ऐप है, मुझे बड़ा मस्त अच्छा लगा। मस्त एक वर्ड है, ये भी यूज़ कराया था हमारी रीजनल लैंग्वेज में। ठीक है। तो साहब सोच रहे होंगे कि सर तो रीजनल लैंग्वेज का बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल अपना फेमस कर रहा है रीजनल लैंग्वेज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर। तो आज क्या है? आज है 21 जुलाई और 21 जुलाई के करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करो। बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपको 10 दिन बाद 5 दिन बाद वीडियो मिलेगा। कोई सेंस नहीं है उस वीडियो का। करंट अफेयर के वीडियो सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर उसके बाद कोई सेंस नहीं है। क्लियर। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।